देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है, कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था। जब बात भारत की सुरक्षा की होती है तब एक नाम बार बार सामने आता है, अजीत डोभाल। एक आईपीएस ऑफिसर जो इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर काम करते हुए देश के सबसे टॉप सिक्योरिटी पोजीशन तक पहुंचता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 31 मई को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ रह चुके हैं। उन्हें आंतरिक सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म का मास्टर माना जाता है, क्योंकि पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और कंधार से लेकर कश्मीर तक एक जासूस के तौर पर उन्होंने देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम योगदान दिया है। और उनकी इन्हीं खूबियों के चलते आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद और खास बन गए हैं। ये पोजीशन रेयर है, ज्यादातर एनएसए, डिप्लोमेटिक या फॉरेन सर्विस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन अजीत डोभाल उन गिने चुने ऑफिसर्स में से है जो पुलिसिंग और इंटेलिजेंस से इस लेवल तक पहुंचे। इस रोल के साथ उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का रैंक मिला। Ajit Doval, who is the National Security Advisor, I'm a personal fan of Ajit Doval. He knows how these Pakistanis work, and the Pakistanis know who he is, and they're afraid of him. In fact, they've made this really fabulous film about Ajit Doval, and they call him Ajit Devil. पर कहते हैं ना, ऐसी सक्सेस फ्री में नहीं मिलती, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसका मतलब होता है अपनी पहचान छुपा के रखना, फैमिली की सेफ्टी रिस्क में रखना और कभी कभी अपनी ज़िंदगी को लाइन पे रखना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक आईपीएस ऑफिसर भारत का सबसे पावरफुल स्पाई मास्टर बना। जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म पौरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल इंडियन आर्मी में थे, जिस वजह से परिवार अलग अलग पोस्टिंग पर रहा, इसलिए उनका बचपन एक शहर तक लिमिटेड नहीं रहा। उन्होंने इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल अजमेर से स्कूलिंग कंप्लीट की और बाद में आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री ली। 1968 में अजीत डोभाल ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। उन्हें इंडियन पुलिस सर्विस मिली और केरला कैडर अलॉट हुआ, जो उस समय पॉलिटिकली और कम्युनली सेंसिटिव स्टेट था। आईपीएस ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड पोस्टिंग दी गई, जहां उनका काम डायरेक्ट ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना था। 1971 के दौरान केरला के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कम्युनल डिस्टर्बेंस हुए। इस टाइम अजीत डोभाल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में राइट अफेक्टेड एरियाज में पोस्टेड थे। उन्होंने फोर्स के बजाय लोकल इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इनपुट्स और टारगेटेड पुलिस एक्शन पर फोकस किया। लार्ज स्केल वायलेंस अवॉइड हुई और राइट्स शॉर्ट टाइम में कंट्रोल में आ गए। And my thing to Ajit always was, you do it your way. We want results. And he produced the results. And a piece of advice. He's a doer. इस एक्सपीरियंस के बाद उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफिसर माना गया और यही से उनका शिफ्ट पुलिसिंग से इंटेलिजेंस रोल्स की तरफ हुआ। 1972 में अजीत डोभाल को केरला एक्सपीरियंस के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में लिया गया। उन्हें आईबी के ऑपरेशंस विंग में पोस्टिंग मिली, जहां उनका काम ग्राउंड इंटेलिजेंस, सोर्सेस और कोवर्ट फील्ड वर्क था। इसी फेज में उनका शिफ्ट पुलिसिंग से इंटेलिजेंस रोल्स की तरफ हुआ। अर्ली 1970s में मिजोरम में आर्म्ड मूवमेंट एक्टिव था, जिसका लीडरशिप लाल डेंगा के पास था, जो मिजो नेशनल फ्रंट का चीफ था। एमएनएफ का गोल मिजोरम को इंडिया से अलग करना था और इस मूवमेंट को लोकल लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए मिलिट्री एक्शन इफेक्टिव नहीं था। अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस के रोल में मिजोरम भेजा गया। ग्राउंड एनालिसिस से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रियल कंट्रोल लाल डेंगा के साथ साथ 7 की फील्ड कमांडर्स के पास था, जो म्यांमार बॉर्डर से आर्म्ड यूनिट्स
ऑपरेट करते थे। अजीत डोभाल ने इन कमांडर से डायरेक्ट कांटेक्ट किया। उन्हें बताया गया कि आर्म्ड स्ट्रगल का फ्यूचर नहीं है और सरकार के ऑफर्स रखे गए, एमनेस्टी, फुल स्टेटहुड और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का रास्ता। मिड 1970s तक मेजोरिटी कमांडर्स अलग हो गए, जिस वजह से लाल डेंगा आइसोलेट हो गया। इसी प्रोसेस का रिजल्ट 1986 मिजोरम पीस अकॉर्ड बना। एमएनएफ ने आर्म्ड मूवमेंट छोड़ा, मिजोरम को स्टेटहुड मिला और लाल डेंगा मिजोरम के पहले चीफ मिनिस्टर बने। इस प्रोसेस में अजीत डोभाल ने की रोल प्ले किया। मिजो नेशनल आर्मी के मुखिया लाल डेंगा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अजीत डोभाल ने उनके 7 में से 6 टॉप कमांडरों को उनके ही खिलाफ भड़का दिया था। दरअसल डोभाल ने उस मिजो नेशनल आर्मी में ही सेंध लगा दी थी जो मिजोरम में भारत सरकार के खिलाफ लड़ी थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि लाल डेंगा को भारत सरकार के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर मिड 1970s में सिक्किम एक मोनार्की था और वहाँ का राजा था पाल्डेन नामग्याल। वो यूएस के हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक CIA एजेंट थी होप कुक, उससे वो शादी कर लेता है। तो इंडियन इंटेलिजेंस का कहना था कि होप कुक के थ्रू अमेरिकन इन्फ्लुएंस रॉयल सेटअप तक पहुंच चुका है। कोल्ड वॉर का टाइम था और सिक्किम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होने की वजह से इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क माना गया। इस इंसिडेंट को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और एजेंसीज ने इसमें हनी ट्रैप का एंगल भी देखा। इंडियन एजेंसीज ने एक्टिव मॉनिटरिंग स्टार्ट की। अजीत डोभाल फील्ड लेवल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में शामिल थे। स्ट्रेटेजी मिलिट्री टेकओवर की नहीं थी, बल्कि लोकल पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन करना और मोनार्की को आइसोलेट करना था। 1975 में रेफरेंडम हुआ। मेजॉरिटी ने इंडिया के फेवर में वोट दिया। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बना और मोनार्की एंड हो गई। उसके बाद 1983 से 1987 के बीच अजीत डोभाल पाकिस्तान में पोस्टेड रहे। ऑफिशियल पोस्टिंग इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में थी, लेकिन काम अंडरकवर इंटेलिजेंस का था। उनका फोकस पाकिस्तान के सिक्योरिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था। इस दौरान उन्होंने लोकल कवर मेंटेन किया और लॉन्ग टर्म फील्ड इंटेलिजेंस कलेक्ट की ब्रेक थ्रू तब मिला जब उन्होंने इस्लामाबाद के एक बार्बर शॉप के पास साइंटिस्ट के कटे हुए बाल नोटिस किए। हेयर सैंपल्स इंडिया भेजे गए और जब उन बालों का एनालिसिस किया गया तो उसमें यूरेनियम और रेडिएशन ट्रेसेस मिले। इससे कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी इंटेलिजेंस से पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्टिंग टाइमलाइन पर ले आया। यह फेज अजीत डोभाल के करियर का सबसे रिस्की फॉरेन इंटेलिजेंस पीरियड माना जाता है। I will win the war not because I'm the strongest, but I will not quit. I can wait, prepare myself and wait for years and years. फिर 1988 में अमृतसर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर लॉन्च हुआ। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स से खालिस्तान मिलिटेंट्स को निकालने के लिए। ऑपरेशन का कमांड पंजाब पुलिस के DGP KPS गिल के पास था। NSG और BSF ने एरिया को सराउंड किया। इस ऑपरेशन से पहले फोकस इंटेलिजेंस प्लानिंग पर था। उस वक्त अजीत डोभाल IB में जॉइंट डायरेक्टर थे। उनका रोल इंटेलिजेंस और प्लानिंग का था। डोभाल साहब बेसिकली एक लेजेंडरी किस्म के इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। डोभाल साहब का ये प्लान था कि अगर हम एक ऑपरेशन बनाएं जिससे कि हमारे ऑफिसर जो हैं खालिस्तानी मिलिटेंट्स के साथ अंदर जाके रह सकें, उनके साथ टाइम बिता सकें, तो सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं उसको ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं और वो मिल सकता है। ऑपरेशन के दौरान वो अंडरकवर होकर गोल्डन टेम्पल एरिया में गए और मिलिटेंट्स से पाकिस्तानी ऑपरेटिव के कवर में बात की। मिलिटेंट्स की लोकेशन और वेपन डिटेल्स कलेक्ट की गई। फिर उसके बाद टेम्पल एरिया की वाटर और इलेक्ट्रिसिटी कट हुई। एरिया सील किया गया। डायरेक्ट असॉल्ट अवॉइड हुआ। 18 मई 1988 तक मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया। कैजुअलिटीज लिमिटेड रही। टेम्पल कॉम्प्लेक्स को मेजर डैमेज नहीं हुआ। 200 से ज्यादा टेररिस्ट वहां पर सरेंडर किया, एक के बाद एक, और उसके अंदर में कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। इस रोल के लिए अजीत डोभाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हुई और कांधार ले जाई गई। पैसेंजर्स को सेफली भारत लाने के लिए एक नेगोशिएशन टीम बनाई गई। उस टीम में अजीत डोभाल भी शामिल थे। फॉरेन टेरिटरी होने की वजह से मिलिट्री ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। हाईजैकर्स ने भारत के जेल में बंद
मिलिटेंट्स की रिलीज की डिमांड रखी। नेगोशिएशन टीम उनकी डिमांड्स कम करने में कामयाब रही, मगर इंटरनेशनल प्रेशर और पैसेंजर्स की सेफ्टी देखते हुए ना चाहते हुए भी 3 टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा। उनके नाम थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद ओमर शेख और मुश्ताक जरगार। और फिर सारे पैसेंजर सेफली इंडिया वापस आए। कंधार में हाईजैकिंग का यह पूरा ड्रामा 7 दिनों तक चलता रहा और इधर देश में सरकार पर यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने का दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे मुश्किल हालात में अजीत डोभाल ने सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत में अहम भूमिका निभाई थी और सरकार महज 3 आतंकवादियों की रिहाई के बदले 176 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में कामयाब रही। इस इंसिडेंट को मेजर सिक्योरिटी फेलियर माना गया। इसके बाद इंडिया की हाईजैकिंग और काउंटर टेरर पॉलिसीज में बहुत बदलाव हुआ। फिर जुलाई 2004 में अजीत डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। उस वक्त कांग्रेस सरकार पावर में थी। आईबी डायरेक्टर का नॉर्मल टेन्योर 2 साल का होता है, लेकिन अजीत डोभाल का टेन्योर सिर्फ जुलाई 2004 से जनवरी 2005 तक रहा, यानी लगभग 6-7 महीने। इस शॉर्ट टेन्योर को लेकर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में काफी चर्चा हुई। बैकग्राउंड ये था कि 1990s में अजीत डोभाल को बीजेपी लीडरशिप के क्लोज माना जाता था, खासकर LK अडवाणी के साथ। कांग्रेस के आते ही सिक्योरिटी सिस्टम में काफी बदलाव आए। इसी फेज में उन्हें फुल लेंथ टेन्योर नहीं दिया गया। क्रिटिक्स का कहना था ये डिसीजन पॉलिटिकल ट्रस्ट इशू की वजह से था। डोभाल के बाद जो आईबी डायरेक्टर बने उन्हें फुल 2 ईयर का टेन्योर मिला। इसलिए इस एपिसोड को कांग्रेस अजीत डोभाल रिलेशंस का मेजर फ्रिक्शन पॉइंट माना जाता है। जनवरी 2005 में अजीत डोभाल ऑफिशियली रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब सिस्टम से बाहर होना नहीं था। अपने सालों के एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क के थ्रू वो पर्सनल कैपेसिटी में एजेंसीज के साथ काम करते रहे। इसी फेज में 2005 में ही उन्हें एक क्रिटिकल इनपुट मिला। दाऊद इब्राहिम की बेटी महरूब की शादी। निकाह मक्का में था और 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन। इंडियन एजेंसीज का स्ट्रॉन्ग असेसमेंट था कि इस फंक्शन में दाऊद खुद मौजूद होगा। लोकेशन कंफर्म थी, मौका रेयर था, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा था। अगर ऑपरेशन फेल होता तो इंडिया को इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ती, इसलिए डायरेक्ट कमांडो एक्शन अवॉइड किया गया। यही से डोभाल ने अल्टरनेटिव प्लान बनाया। उन्होंने दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन छोटा राजन को अप्रोच किया। राजन पहले दाऊद के साथ था, बाद में दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। डोभाल की प्लानिंग पर राजन ने अपने 2 शूटर्स भेजे, विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा। इंडिया के एक सीक्रेट लोकेशन पर उनकी ट्रेनिंग हुई। फेक पासपोर्ट्स और दुबई की टिकट्स भी अरेंज हो गए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुंबई पुलिस को टिप मिल गई। डोभाल दिल्ली के एक होटल में शूटर्स को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने रेड कर दी। डोभाल ने ऑपरेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो किसी ऑफिशियल पोस्ट पर नहीं थे। शूटर्स अरेस्ट हो गए और पूरा प्लान वही कोलैप्स हो गया। आपको लगता है कि अजीत डोभाल सर उस टाइम पे जो अपना ऑपरेशन बना रहे थे उनके साथ मिलके, वो उस टाइम पे अगर किसी भी रीज़न से या ट्रेजेडी की वजह से अगर उनका नाम नहीं आता और वो ऑपरेशन अंडरग्राउंड ही रहता, किसी के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को लीक नहीं होती, तो वो दाऊद को पकड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं? कठिन होता, बट I don't rule it out. There was a possibility. There was a possibility because Daud is also very alert. He has full support of Pakistan. So, I mean like 50-50 मैं बोलूँ। इस फेज के बाद डोभाल ने खुद को फॉर्मल स्ट्रेटेजिक स्पेस में रिपोजिशन किया। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF स्टार्ट किया। VIF का फोकस था नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी पर पॉलिसी इनपुट्स। अगले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी ने VIF पर पॉलिटिकल बायस और फंडिंग जैसे एलिगेशन लगाए, लेकिन ये एलिगेशन कभी कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए। इसी फेज को अजीत डोभाल के फॉर्मल रिटर्न टू पावर का ग्राउंड वर्क माना जाता है। मई 2014 में अजीत डोभाल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया। ये अपॉइंटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही हुई। NSA के रोल में उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का रैंक दिया गया। इसके साथ ही 2014 के बाद इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी में एक क्लियर शिफ्ट आया। इस अप्रोच को डोभाल डॉक्ट्रिन कहा गया। इस डॉक्ट्रिन का कोर कॉन्सेप्ट था डिफेंसिव ऑफेंस, मतलब इंडिया वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर अटैक होता है
है तो रिस्पॉन्स सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड नहीं रहेगा। थ्रेट अगर बॉर्डर के पार से आता है तो एक्शन बॉर्डर के पार भी हो सकता है। We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. एनएसए के रोल में उनके काम का स्कोप था प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी एडवाइस देना, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करना और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी प्लान करना। 2016 में उरी अटैक के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए गए। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एनएसए फ्रेमवर्क के अंडर हुई। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्ट की। इस एक्शन में पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन एनएसए ऑफिस के थ्रू हुआ। फिर 2019 में ही जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव किया गया। इस डिसीजन से पहले सिक्योरिटी प्लानिंग, ट्रूप डिप्लॉयमेंट और इंटेलिजेंस असेसमेंट एनएसए लेड स्ट्रक्चर के अंडर हुई। इस पीरियड में अजीत डोवाल का टेन्योर कई बार एक्सटेंड किया गया। इसी वजह से वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी पूरी कहानी अजीत डोवाल सर की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।